नमस्ते। तो शुरू करते हैं आज 8th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 और जिसका नाम है रिसोर्स। तो बुक वाले कंटेंट को थोड़ा सा कंसाइज करके हमने इसमें ले लिया है और अब इसको हम समझेंगे। 8th क्लास में जो आपके ब्लूप्रिंट आया है आगे से, उसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन है इस चैप्टर से। इट मीन्स बड़ा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। तो हम पहले चैप्टर को अच्छे से समझेंगे आज, और उसके बाद में जो इसके संभावित प्रश्न बन रहे हैं वो बाद में देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं और इस चैप्टर के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि रिसोर्स क्या है और रिसोर्स जो हैं वो किस प्रकार के रिसोर्स हैं। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि रिसोर्स का संरक्षण कैसे किया जाता है, कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, हम इसी के आधार पर स्टार्ट करते हैं। वॉट मेक्स द वर्ल्ड अराउंड अस यूजफुल, एन इंट्रोडक्शन टू द कंसेप्ट ऑफ रिसोर्सेज। चलो आगे बढ़ते हैं। एक कहानी है जिसमें माँ और बिटिया बात कर रहे हैं आपस में कि मोना सेड राजू वर हेल्पिंग अम्मा क्लीन देयर हाउस सराउंडेड बाय एवरी डे थिंग्स, क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, बुक्स, बॉटल ऑफ हनी। मोना ऑब्जर्व्ड दैट ईच वन हैज ए यूज, कि हर वस्तु का कुछ ना कुछ यूज है। दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट सेड अम्मा, दीज आर रिसोर्सेज, कि हर चीज का एक यूज है जो उसको क्या बनाता है, रिसोर्सेज बनाता है। तो व्हाट इज ए रिसोर्स, रिसोर्स क्या है, रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है, देखते हैं। ए रिसोर्स इज एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ए नीड, कोई भी रिसोर्स जो हमारी किसी नीड को, हमारी किसी जरूरत को वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, जरूरत को वो पूरा करता है, तो वो क्या कहलाता है, वो एक रिसोर्स कहलाता है। ठीक है, जैसे यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी, कि किसी भी चीज की यूटिलिटी क्या है और उसकी यूजेबिलिटी क्या है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स। द वाटर यू ड्रिंक, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, द टेक्स्ट बुक यू स्टडी, they all have utility which is what makes them a resource। आपके आसपास कोई भी वस्तु है, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उनमें कोई ना कोई यूटिलिटी है, कोई यूजेबिलिटी है, यानी उनको हम किसी विशेष कारण से यूज में लेते हैं और वो हमारे लिए रिसोर्स है। जैसे मान लीजिए पेन है, तो मैं इसको काम में ले रहा हूं लिखने के लिए, तो ये मेरे लिए एक रिसोर्स है। जब मुझे लिखने की ज़रूरत है तब इसकी मतलब इसका जो कार्य है ना वो कोई दूसरा कर नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को रिसोर्स कौन बनाते हैं, उसकी कोई यूटिलिटी हो या उसमें कोई यूजेबिलिटी हो। वैल्यू एंड वर्थ, कोई भी वस्तु में तब वैल्यू होता है जब उसकी कोई यूजिबिलिटी या यूटिलिटी हो। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स एन ऑब्जेक्ट इट्स वैल्यू। ऑल रिसोर्सेज हैव सम फॉर्म ऑफ वैल्यू और वर्थ। दिस इज द सेकेंड की इंग्रेडिएंट दैट मेक्स समथिंग ए रिसोर्स। वही बात है कि कोई भी वस्तु में यूजिबिलिटी है और यूटिलिटी है तो उस वस्तु की एक वैल्यू है। हम पानी पीते हैं, वो हमारी जो ड्रिंकिंग की जो आवश्यकता है, हमारी प्यास बुझाने की आवश्यकता है, उसको फुलफिल करता है। दैट्स वाई वाटर इज ए रिसोर्स। उसी प्रकार हम कुछ भी चीज़, हमारा मोबाइल है तो वो हमारे लिए यूज़फुल क्यों है, क्योंकि उससे हम हमारी जो आवश्यकताएं हैं बात करने की या इंटरनेट चलाने की, वो उनको हम पूरा करते हैं, तो उसको वो, उसकी यूजिबिलिटी उसको एक वैल्यू प्रदान करती है। आगे देखते हैं। वैल्यू इजंट ऑलवेज मेजर्ड इन डॉलर, यहाँ हम इसको चाहे अपना रुपया मान सकते हैं कि वैल्यू हमेशा जो है ना वो पैसे में नहीं नापी जा सकती। जैसे कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसका वैल्यू होता है, इसका एक वैल्यू है। यहाँ देखते हैं, सम रिसोर्सेज लाइक मेटल्स हैव ए क्लियर इकोनॉमिक वैल्यू, दे कैन बी बाउट एंड सोल्ड ऑन द मार्केट। कोई भी चीज़ जिसको, रिसोर्सेज कुछ ऐसे हैं जिनको हम, जिनकी कीमत लगा के उनको हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, चाहे वो मेटल हो और चाहे वो हमारे खेत में हमने कोई भी उत्पाद उगाया हो वो हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए रिसोर्स होते हैं। कैसे?
अदर रिसोर्सेज लाइक ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप may not have an economic value, but they are still incredibly important and satisfy human needs. कि आज जैसे हम लोग घूमने जाते हैं ना, तो वहाँ जाकर प्राकृतिक नज़ारे देखते हैं, तो वो उनके लिए क्या है, वो एक ऐसा रिसोर्स है जिसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए रिसोर्स है, क्योंकि वो हमें ब्यूटीफुल जो सीन है सामने देते हैं और हमारे मन को जो है वो प्रसन्न करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द 3 रेलम्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हम कितने 3 भागों में बांटते हैं? आपके जो 4 नंबर के क्वेश्चन है ना, यहाँ इसको यहाँ से वो स्टार्ट हो सकते हैं, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ड्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, जैसे एयर, वाटर, मिनरल्स। ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम डायरेक्टली नेचर से ड्रॉन करते हैं और उसमें हम कोई ज़्यादा बदलाव नहीं करते, पानी है, हवा है, सनलाइट है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिल रही है, इसलिए कहलाती है नेचुरल रिसोर्सेज। आप इनका क्लासिफिकेशन करेंगे तो इस तरह से आप डायग्राम बना के आंसर में कर सकते हैं, जैसे पहला नेचुरल रिसोर्सेज, और उसमें आप नीचे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उसी तरह से अगला क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, क्रिएटेड बाय पीपल यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे बिल्डिंग है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करके जो रिसोर्सेज मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, दीज आर कोल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, बिल्डिंग्स, रोड्स, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी अपने आप में रिसोर्स है जो कि ह्यूमन ने बनाया है, तो वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स में आ जाएगा। और तीसरा खुद ह्यूमन रिसोर्स है ही, पीपल देमसेल्व्स विद देयर नॉलेज, स्किल एंड क्रिएटिविटी। खुद इंसान अपने आप में एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि उसमें नॉलेज है, स्किल है, क्रिएटिविटी है। हम ये जो आप सेटअप देख पा रहे हैं वो किसकी बदौलत देख पा रहे हैं? ह्यूमन की क्रिएटिविटी की बदौलत, नॉलेज की बदौलत, उसके एक्सपीरियंस, उसके द्वारा जो लगातार इन्वेंशन किए जा रहे हैं उनकी बदौलत। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज भी रिसोर्सेज का एक टाइप है। तो यहाँ हमने देखा कि रिसोर्सेज 3 हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और खुद ह्यूमन रिसोर्स। ऐसा डायग्राम बना के उसके आपको नीचे एक एक एग्जाम्पल या 2-2 एग्जाम्पल, जैसे इसमें हम एयर लिख सकते हैं, इसमें हम सनलाइट लिख सकते हैं, यहाँ ह्यूमन मेड में हम पेन लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी लिख सकते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स खुद है, उसमें डॉक्टर एज ए ह्यूमन रिसोर्स है, साइंटिस्ट एज ए ह्यूमन रिसोर्स है। इस तरीके से हम ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। What गिफ्ट्स डज नेचर प्रोवाइड? ए क्लोजर लुक एट नेचुरल रिसोर्सेज। हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे विंड मिल्स हैं, तो वो हमारे नेचर के द्वारा दिए हुए हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने इनको ऐसा बना लिया। ए फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये आपका वापस वही 4 नंबर के क्वेश्चन में आ रहा है कि रिसोर्सेज को हम कैसे अलग अलग रिसोर्सेज मतलब कैटेगरी के आधार पे बांट सकते हैं। पहला है बाय लेवल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पे, डेवलपमेंट के आधार पे रिसोर्सेज को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्सेज जिनको हम वर्तमान में काम में ले रहे हैं, और एक्चुअल पोटेंशियल रिसोर्सेज वो जिनको हम भविष्य में काम में ले सकते हैं। उनमें एक संभावना है कि फ्यूचर में हम उनको रिसोर्सेज के रूप में यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे। एक्चुअल रिसोर्स में क्वांटिटी इज नॉन, एक्चुअल रिसोर्सेज की क्वांटिटी नॉन होती है, एंड दे आर बीइंग यूज्ड नाउ, और जिनका हमने उपयोग स्टार्ट कर दिया है। जैसे कुछ जो रिच कोल डिपॉजिट्स है जर्मनी की, पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हमने काम में लेना शुरू कर दिया है। जैसे आयरन ओर है इंडिया में, झारखंड में वहाँ मिलते हैं, तो उन रिसोर्सेज को हमने चूंकि काम में लेना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए वो आपका कहलाएगा पोटेंशियल एक्चुअल रिसोर्सेज। फिर पढ़ते हैं पोटेंशियल। एंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नॉन,
कि इनकी पूरी क्वांटिटी के बारे में हमें अभी तक पता नहीं है, नॉट करेंटली इन यूज़, और इनको अभी हमने करंटली यानी वर्तमान में यूज़ में लेना स्टार्ट नहीं किया है, बट कुड बी इन द फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर में हम इनको काम में ले सकते हैं। ये पोटेंशियल रिसोर्स है। जैसे यूरेनियम रिजर्व इन लद्दाख, लद्दाख में यूरेनियम रिजर्व्स हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी कितनी है वो हमें पता नहीं है, और साथ में हमने उनको अभी यूज़ में लेना शुरू नहीं किया है। चलो आगे देखते हैं। बाई ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पे रिसोर्सेज को आप बचपन से साइंस में भी पढ़ते आए हो, दो भागों में बांटते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब जो भी लिविंग रिसोर्सेज है, जो जैविक है, और जैसे प्लांट्स है और एनिमल्स है, वो बायोटिक में आ जाएंगे। और एबायोटिक में नॉन लिविंग रिसोर्सेज जैसे सोइल है, रॉक्स है, मिनरल्स है, दीज आर एबायोटिक रिसोर्सेज। तो एक तो हो गया डेवलपमेंट के आधार पे एक्चुअल एंड पोटेंशियल, दूसरा हो गया ओरिजिन के आधार पे बायोटिक और एबायोटिक, तीसरा हम देखते हैं स्टॉक के आधार पे, मतलब उनका जो स्टॉक है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। देखते हैं। पहला है रिन्यूएबल, नवीकरणीय, रिप्लेनिश्ड क्विकली, ऐसे जो दोबारा जल्दी बन सकते हैं। सम आर अनलिमिटेड, और उसमें से कुछ ऐसे हैं जो अनलिमिटेड हैं, जैसे सोलर है, जैसे विंड है, विंड एनर्जी। ये कैसे रिसोर्सेज हैं? ये रिसोर्सेज हैं आपके रिन्यूएबल, जिनको टाइम टू टाइम हम रिन्यू कर सकते हैं। तो इस प्रकार स्टॉक के आधार पे हमने पहला देखा रिन्यूएबल, और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। हैव ए लिमिटेड स्टॉक दैट कैन बी एग्जॉस्टेड, ऐसे रिसोर्सेज जो समय के साथ में कुछ टाइम बाद में ख़त्म हो जाएंगे। जैसे पेट्रोलियम है, अभी हम उसका यूज़ में ले रहे हैं, लेकिन हमें भी पता है कि वो कुछ टाइम के बाद में ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। हैव ए लिमिटेड स्टॉक दैट कैन बी एग्जॉस्टेड, एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। फिर आ जाता है आपका बाई डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे इनके दो भाग हैं। एक तो है यूबिक्वेटस, यूबिक्वेटस का मतलब हो गया ऐसे रिसोर्स है जो हर जगह पाए जाते हैं, कोई स्पेसिफाई नहीं है, फाउंड एवरीवेयर, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम बोलते हैं यूबिक्वेटस, जो हर जगह पाए जाते हैं, किसी लोकलाइज जगह नहीं पाए जाते। दूसरे हैं लोकलाइज्ड, जो किसी एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेज, जैसे कॉपर एंड आयरन ओर, जिनका पता है कि भाई ये उस जगह पर है। जैसे अभी आपके राजस्थान में सांभर है, तो सांभर से हम सांभर में अपन क्या निकालते हैं? साल्ट। तो वो भी कैसा है? लोकलाइज्ड है। तो चार आधार पे हमने देखा, डेवलपमेंट विकास के आधार पे, ओरिजिन उदय के उत्पत्ति के आधार पे, स्टॉक कितना है उनका, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो या तो यूबिक्वेटस में है जो हर जगह मौजूद है, या फिर वो लोकलाइज्ड है यानी वो कुछ ही जगह मिलता है। आगे चलते हैं। फ्रॉम पोटेंशियल टू पावर, द स्टोरी ऑफ विंड। हमने देखा कि भाई जैसे कोई पोटेंशियल रिसोर्स है ना, उसको अपन ने एक्चुअल रिसोर्स में कन्वर्ट किया। तो किसको कन्वर्ट किया? जो आपकी विंड एनर्जी है। कुछ ही वर्षों से तो हमने इसको बनाना स्टार्ट किया है कि भाई जो आपकी विंड है उससे अपन ने बिजली बनाना शुरू किया। तो वो कुछ टाइम पहले ही शुरू किया। 200 ईयर्स एगो हाई स्पीड विंड वर ए पोटेंशियल रिसोर्स। द टेक्नोलॉजी didn't exist to harness their energy on a large scale. Today wind is an actual resource. पहले हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम रिसोर्स को कैसे उपयोग में लें, लेकिन वर्तमान में आज हमारे पास में ये टेक्नोलॉजी है कि हम विंड से हम अपन जो एनर्जी है वो जनरेट कर सकते हैं। विंड फार्म्स विथ एडवांस विंड मिल्स generate clean energy around the world from the Netherlands to the coast of India.
भारत में भी जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर भी हम विंड मिल लगा के और विंड एनर्जी है उसको जनरेट कर रहे हैं। आज के 200 साल पहले ये कल्पना नहीं थी, या उससे पहले तो हम जानते ही नहीं थे कि हम इससे भी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसलिए तब वो तो क्या थे, पोटेंशियल, और वर्तमान में अभी क्या है, ये एक्चुअल रिसोर्सेज। द सेकेंड रेलम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इसको देख लेते हैं। नेचुरल सब्सटेंसेज often become resources only after their original form has been changed. Iron ore, for example, was not a resource until people learned to extract iron from it. यानी आज के कुछ साल पहले जो ज़मीन में लोहा या सोना जो भी दबा हुआ था वो हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन जैसे हमने उनके हमारे क्या नाम है जो स्टॉक का होना हमने आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद में टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको निकाल कर हम आज उनको रिसोर्स के रूप में उपयोग ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके ह्यूमन मेड रिसोर्स। डेफिनेशन: पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू क्रिएट बिल्डिंग्स, ब्रिजेज, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स। दीज आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। की पॉइंट: even technology itself is a human made resource, the application of knowledge and skill to create things। तो ये ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो ऑब्जेक्ट थे उनको रिसोर्स में कन्वर्ट किया, नेचुरल रिसोर्स को, और वो हम अपने आसपास में कितने भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे आपके ये बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप जब एग्जाम्पल भी देंगे ना कि भाई रिसोर्सेज को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसके आधार पे आपको साथ में ये एग्जाम्पल भी सबके साथ में लिखने हैं। की पॉइंट: इवन टेक्नोलॉजी itself is a human made resource, the application of knowledge and skill to create things। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कर चुके हैं, ओके। द की स्टोन पीपल आर द अल्टीमेट रिसोर्स, और अब बात आती है तीसरे रिसोर्स की, जो आपका क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। इट्स ह्यूमन बींग्स विद देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। तो ह्यूमन अपने आप में रिसोर्स है। जब उसको हम अच्छी हेल्थ देते हैं, अच्छा नॉलेज देते हैं, तो वो अपने आइडियाज़, इन्वेंशंस, स्किल की बदौलत खुद भी रिसोर्स बनता है, और साथ ही साथ वो रिसोर्स डेवलप भी करता है, चाहे वो ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाएं और चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको यूज में लेना आरंभ करें। द पावर ऑफ आइडियाज़, जैसे फायर और कुकिंग, ये आज हमको बहुत छोटी बात लगती होगी कि फायर और कुकिंग बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन जब पहली बार इनका आविष्कार हुआ था तो ये एक क्रांतिकारी हमारे हम मान सकते हैं कि ये एक इन्वेंशन था, क्योंकि उससे पहले जब से ये शुरू हुआ तो हम ने खाना पकाना सीखा, एक जगह रहना सीखा, अनाज उगाना सीखा हमारी ज़रूरत के मुताबिक। किसकी बदौलत? ये खुद ह्यूमन बीइंग की बदौलत। द पावर ऑफ इन्वेंशन, द व्हील एंड ट्रांसपोर्ट, और व्हील और ट्रांसपोर्ट की दुनिया ने तो आज की वर्तमान जो दुनिया है उसको पूरे तरीके से गतिशील कर दिया। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज when they have the knowledge, skill and the technology to do so। अगर पीपल को हम नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी अगर उसको सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों से, यानी ये सिखाते हैं हम, तो वो अपने आप में रिसोर्स बन सकता है। दैट्स वाई ह्यूमन बींग्स आर द स्पेशल रिसोर्सेज। दोबारा पढ़ते हैं। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, कि अगर हम नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी में उपयोग करके कोई भी प्राकृतिक चीज़ है उसको रिसोर्स के रूप में बदल सकते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स सबसे इम्पोर्टेंट है।
भाई तीनों क्वेश्चन आ भी सकता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही एकमात्र ऐसा रिसोर्स है जो दूसरे रिसोर्सेज को जनरेट कर सकता है, चाहे वो आपका ह्यूमन मेड कुछ भी हो, और या फिर वो नेचर हो, नेचर से रिलेटेड, जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है तो ये नेचुरल थिंग्स, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने इनको रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया। चलो आगे देखते हैं। ए glimpse into a world without. Mona had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees were cut down. There was no shade, nothing to eat or drink. People were suffering, roaming desperately. मतलब ये एक बच्ची सपना देख रही है। कुल मिला के ये बताया जा रहा है कि अगर हम अपने रिसोर्सेज को कंटिन्यू मिसयूज करते गए और एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे तो दुनिया कैसी होगी, ये बताने का प्रयास किया गया है। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम अपने रिसोर्सेज का ध्यान नहीं रखेंगे, इवन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केर्स। कि भाई रीन्यूएबल रिसोर्सेज तो वो है जिनको हम वापस रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने उनका भी उपयोग ढंग से नहीं किया ना तो एक दिन वो भी खत्म हो जाएंगे। मान लीजिए जैसे आपके वाटर है, वाटर तो आपके लैंड से भी ज़्यादा है, क्योंकि पता है कि 70% अर्थ पे वाटर है और लगभग 30% ही आपके लैंड है। तो ये 70% वाटर होने के बावजूद भी हम जो भी वाटर स्केर्सिटी है उससे जूझ रहे हैं। उसमें से और दूसरे कारण हैं, लेकिन एक बड़ा कारण है कि हम जिस तरीके से पानी का मिसयूज कर रहे हैं। तो ये दिन दूर नहीं है कि जिस दिन हम ये जो इसका आज भी वाटर स्केर्सिटी कई एरिया में है, लेकिन ये धीरे धीरे बहुत बड़े एरिया को प्रभावित कर सकती है, जैसा कि सरकार की रिपोर्ट भी लगातार आती रहती है। तो हमें रिसोर्सेज को ध्यान से उपयोग में लेना चाहिए। इसी को देखते हैं हम आगे। इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केर्स एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। कि भाई नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उनको भी अगर हम ध्यान से उपयोग में नहीं ले रहे हैं तो एक दिन वो भी क्या होगा, वो भी खत्म हो जाएंगे। चलो, इसी कंसेप्ट से जुड़ी हुई दो चीज़ें आ रही है जो आपके एग्जाम के हिसाब से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है रिसोर्स कंजर्वेशन और दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेफिनेटली यहाँ से वही आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। पढ़ते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है। मतलब जो भी आपके रिसोर्स हैं, स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेज, उनका हम इस तरीके से उपयोग करें कि वो हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए रिसोर्स बचे रहें और उनका मिसयूज करने से हम बच सकें। कैसे? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड। सबसे पहली बात तो है कि रिसोर्स को अपन केयरफुली यूज में लें, जहाँ उनकी ज़रूरत है वहीं पे उपयोग लें, और ऐसा नहीं कि हमारी आवश्यकता नहीं है, हम घर से बाहर हैं, घर की लाइटें चालू है, हम क्या नाम है जो एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पैदल भी जा सकते हैं वहाँ हम गाड़ी से जाते हैं, जहाँ हम कार पुलिंग करके जा सकते हैं वहाँ हम अकेले अपनी गाड़ी लेके निकल जाते हैं। ये ऐसे छोटे छोटे से तरीके हैं जो कि रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर हमारे कंसेप्ट को जो है मानव दिशा में, सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। क्या है? गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड, कि रिसोर्सेज को हम रिन्यू होने के लिए दोबारा समय दें। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिड्यूस यानी कम करो आप, कंजप्शन उनका उपभोग, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग। तो क्या क्या है आपका? एक तो है, यहाँ लिख लेते हैं, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल। ठीक है, रीयूज का मतलब है कोई भी रिसोर्स ऐसा है जिसका अपन वापस भी उपयोग में ले सकते हैं, जैसे घर से जो पानी निकल रहा है उसका उपयोग हम प्लांटिंग में कर सकते हैं। रिड्यूस का मतलब है कि जो भी उपभोग है उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ पे उसके उपभोग को थोड़ा कम कर सकते हैं। रिसाइकल का मतलब है कि जो रिसोर्स हमने एक बार काम में ले लिए, जो भी कोई वस्तु है, अगर उसको रिसाइकल करके हम दोबारा से काम में ले सकते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए। अल्टीमेटली इट मेक्स ए डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। और अगर हम इनका ये 3R जिसको अपन बोलते हैं 3R के तरीके से उपभोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये
आपका रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर ये एक बड़ा कदम होगा। फिर इम्पोर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज टुडे while also conserving them for the future। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो आपका कहलाता है सतत विकास, और सतत विकास का मतलब है ऐसा विकास जो कि सतत रहे, जो लगातार चलता रहे, सस्टेनेबल रहे। आज तो हम विकास कर लेते हैं, आज मान लीजिए पंजाब के कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे हम लगातार आपके जो ये यूरिया वगैरह है, इनका उपयोग करके ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन लैंड से ले रहे हैं, लेकिन उसका धीरे धीरे प्रभाव लैंड की जो फर्टिलिटी है उस पर पड़ रहा है। और फिर बाद में अभी तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा दे रहा है, लेकिन जब लैंड की फर्टिलिटी ख़राब होगी तो धीरे धीरे उससे प्रोडक्शन पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो हम कहने में तो ये लग रहा है कि वहाँ पे विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है, वो सतत नहीं है। तो सतत विकास की दो ही शर्तें हैं। पहली शर्त तो क्या है कि भाई एक तो विकास ऐसा हो जो नेचर को हार्म नहीं करे, और दूसरा हमारा जो डेवलपमेंट है वो ऐसा हो जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रिसोर्सेज को बचाकर रखे। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज टुडे वाइल ऑल्सो कंजर्विंग देम फॉर द फ्यूचर, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी हम रिसोर्सेज को बचाकर रखें। केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स, कि हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखें, और साथ ही साथ हम हमारे नेचर को भी, जो हम अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे हमारे नेचर को किसी प्रकार का डिप्लेशन या हानि ना हो, उसका भी हम ध्यान रखें। ये मैं शेयर कर दूंगा, तो इसको आप एक बार देख के इसकी जो भी डेफिनेशन है उसको आप लिख के रखेंगे और वापस एक बार देखेंगे तो ये चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएगी। और अब लास्ट में देखते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या क्या प्रिंसिपल हैं, इनको भी आप आंसर में लिख सकते हैं। सबसे पहले है रेस्पेक्ट एंड केयर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, कि हमें रेस्पेक्ट और केयर करनी चाहिए जो भी लाइफ के सारे फॉर्म हैं। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि हमारी ह्यूमन लाइफ है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है। कंजर्व द अर्थ विटेलिटी एंड डाइवर्सिटी, और अर्थ की जो विटेलिटी और डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसको भी हम कंजर्व करके रखें, उसको भी हम सुरक्षित रखें। फिर है मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनका जो डिप्लेशन हो रहा है, उनको जो हम लगातार ख़राब कर रहे हैं उसको हम मिनिमाइज करें, कम करें। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड्स द एनवायरमेंट, अनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरमेंट, लोगों को जागरूक करें एनवायरमेंट के बारे में ताकि वो खुद इस दिशा में कदम बढ़ा सके, और छोटे छोटे कदम के माध्यम से अगर सब लोग प्रयास करें तो हमारा जो नेचर है, हाँ, उसका कंजर्वेशन हो पाएगा, और हमारा जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो पाएगा। Our Earth is linked to the planet's health. The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable, the diversity of life on the earth is conserved, the damage of the natural environment system is minimized। तो ये आपका चैप्टर एक बार का इसके थ्रू कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आंसर से उसको हम आगे कवर कर लेंगे। इसमें सबसे पहले आप तो एक तो रिसोर्स की डेफिनेशन है वो देख लेनी है, उसके बाद में आपको देख लेना है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इसके बाद में आपको देख लेना है, इसी में आगे आपके आ जाएगा रिसोर्स कंजर्वेशन, और बाकी जो भी बचा है वो मैं क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में आगे करवा लूँगा। ठीक है, थैंक यू।